Good afternoon, sir. Good afternoon. Rajab, keep your camera on. Okay, that is the requirement. The school is getting very strict about it, so keep your camera on. We'll wait for a minute before we start. Okay, so let's get started. कल तक हमने जो पढ़ा था वो था कि हम स्पेक्ट्रल लाइंस को समझ रहे थे कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं किसी भी गैसियस फॉर्म में जब कोई एलिमेंट होता है तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है। तो हमने व्हाइट लाइट जो कि हमें सन से मिलती है उसके स्पेक्ट्रम को हम जानते ही हैं, लेकिन जब जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं और उनका स्पेक्ट्रम जनरेट करते हैं, पहले उनको एक्साइट करें, चाहे थर्मली एक्साइट करें, इलेक्ट्रिकली एक्साइट करें, कैसे भी एक्साइट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से लाइट एमिट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, उसमें कुछ ही फ्रीक्वेंसीज या फिर कुछ ही वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं, एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं प्रेजेंट होते, लाइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट लाइंस हैं, ठीक है, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। फर्क केवल एक है कि एक में सेम फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब होती हैं, एक में वही फ्रीक्वेंसीज एमिट होती हैं। तो पोजीशन ऑफ लाइन सेम रहता है, इसलिए हमारे कैलकुलेशंस में इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला गया है या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम बोला गया है। ठीक है, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चंस के हिसाब से हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो वी फाइंड देयर इज दिस स्प्रेड ऑफ लाइंस। okay, this spread of lines, start from a very low frequency, which is a big wavelength of 1875 nanometers, and then there are another one at a long distance, then this distance keeps reducing, and then it almost turns into a very close by lines, almost like a continuum। ठीक है, उसके बाद वापस से इसी तरह का पैटर्न रिपीट होता है, मगर इस समय वो पैटर्न थोड़ा छोटा होता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अगर हम इन पैटर्न्स को, मतलब एक बिल्कुल अलग लाइन से लेकर जब तक लाइंस क्लोज टुगेदर आती हैं, इस तरह से अगर हम इस स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर लें तो इन सबको हम एक एक सीरीज बोलते हैं, और जिन्होंने ये सीरीज ढूंढी उन लोगों के नाम से इन सीरीज को हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है ये वाली जो है ये लाइमन सीरीज है, ये सबसे पहली सीरीज होती है, फिर बाल्मर होती है, सॉरी बाल्मा,
फिर पाशन होती है, मोस्ट ऑफ दीज आर जर्मन नेम्स, ओके, एंड देन देयर इज ब्रैकेट एंड फुल आल्सो, ओके। तो ये जो है ये हमने पहले देख चुके हैं। अब केवल बाल्मर, इसी वाले में से मैंने केवल इस वाले पोर्शन को लिया जो ये यहां से यहां तक है, ठीक है, और इसको मैंने एक्सपेंड करके यहां दिखाया है आपको। ये है बाल्मर सीरीज पूरी, ओके। तो ये जो बाल्मर सीरीज है, ये आप देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो है 656.3 मिलीमीटर और नैनोमीटर, सॉरी। और ये जो है वी नो दैट 400 से 700 तक क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ये रेड साइड होती है, ये वायलेट साइड होती है। तो दिस इज वेरी क्लोज टू 700, दिस इज अ फेयरली डार्क रेड कलर, राइट, इट्स नॉट ऑरेंजिश बट रेड, ओके। फिर उसके बाद एक आता है जो ब्लू ग्रीन टाइप ऑफ कलर है, उसके बाद जो है एक वायलेट में आ जाती है, विच इज गेटिंग वेरी क्लोज, ये दोनों वायलेट में है, ये 400 के करीब आ गई हैं, दीज आर ब्लू टू वायलेट कलर्स। और इसके बाद जो बाकी आती हैं जो इधर हैं, ये एक्चुअली यूवी रेंज में, but some of the ones which are technically UV range, they can also be visible to eye of most humans, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज नंबर्स होते हैं, ये कोई एक्यूरेट नंबर्स तो है नहीं, ये एक्यूरेट नंबर्स है, दीज आर एक्यूरेट नंबर्स, राइट। ये रेंज जो है ये तो एक रफ रेंज होती है ह्यूमन आई की, तो a few more, 1 or 2 here are more visible to the naked eye. सो शुरू में क्योंकि केवल यही स्पेक्ट्रम दिखाई देता था नेकेड आई से, तो इसीलिए दिस वाज द फर्स्ट वन टू बी स्टडीड। एंड बाल्मर एक्चुअली वाज अ मैथमेटिशियन, ही वाज नॉट रियली अ फिजिसिस्ट। सो जब उसने इस चीज को स्टडी किया तो ही अप्रोच्ड इट मैथमेटिकली, ठीक है, और उसने मैथमेटिकली इन सब की वेवलेंथ्स को सोचा मैं कैसे रिलेट करूं, and he came up with this formula, okay। This is Balmer's formula, where 1 by lambda, lambda is the wavelength in the spectral line of hydrogen, is equal to r is a Rydberg constant, it's a constant, bracket 1 by 2 square minus 1 by n square, okay। So this is Balmer का फॉर्मूला दिया हुआ है जो उसने मैथमेटिकली डिराइव किया, उसने यहाँ पे कोई फिजिक्स का ही यूज नहीं हुई, ये केवल उसने उन सब नंबर्स को लिख लिया और कहा कि इनको कैसे रिलेट करूं, एंड आफ्टर सम वर्क ही वाज एबल टू कम अप विद दिस फॉर्मूला, ओके। द राइडबर्ग कांस्टेंट्स वैल्यू इज 1.097 into 10 raised to the power 7 per meter, ओके। तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें n क्या वैल्यूज ले सकता है, ऑब्वियसली लैम्डा कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो द वैल्यूज दैट n can take start from 3 onwards, okay। So it can take values 3, 4, 5, 6 and so on, all the way to infinity, okay। So the smallest value of the wavelength will come when n is equal to infinity. The highest value of lambda in the Balmer series will come when n is equal to 3, ओके। सो यहां पे हमने देखा कि इन लाइंस को, राइट, बाल्मर सीरीज की जो लाइंस हैं ये हाइड्रोजन की लाइन है, तो इसलिए जो सबसे बड़ी वेवलेंथ थी उसको नाम दिया गया H अल्फा। H इज फॉर हाइड्रोजन and alpha is just the first letter of the Greek alphabet, okay। Similarly the next one is beta, then gamma, then delta and so on, okay। So these are the names given to the lines in the Balmer series, ये Balmer series की lines का नाम है in the hydrogen spectrum। तो अब अगर कोई पूछता है कि आप लैम्डा ऑफ H अल्फा निकालें,
तो वो कैसे निकलेगा, ये सबसे पहला है, और सबसे पहली वैल्यू n की क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, तो h अल्फा अगर हम क्या लैम्डा निकालना है, लैम्डा ऑफ h अल्फा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय लैम्डा h अल्फा इज इक्वल टू r 1/2 square minus 1/3. Okay, and if we solve this, we can find this, which will turn out to be 6.56 nanometer. Okay, we can do this calculation and find this. Okay, now although this was found by Balmer only for the Balmer series, लेकिन ये फॉर्मूला जो है बाल्मर का, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये लाइमन सीरीज और पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट फंड सब सीरीज के लिए यूज हो सकता है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, ऑल दैट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे क्या था हमारा, पहले 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, राइट? तो ये 2 स्क्वायर की जगह हम इसको m स्क्वायर लिख देते। अब अगर m की वैल्यू 1 कर दें हम, तो ये लाइमन सीरीज आ जाती है हमारे पास। m की वैल्यू 2 कर दें तो बाल्मर सीरीज तो आती है, वो मालूम है। 3 कर देते हैं पार्शियल, 4 करते हैं ब्रैकेट, 5 करते हैं फंड, आ जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है हम सारी सीरीज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला गिवन बाय बाल्मर। However, this formula, okay, is only a mathematical model. It is only a mathematical model. There is no physics behind it. It does not tell us anything about why this formula works. ठीक है, और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि जो काम रदरफोर्ड ने किया उससे भी ये सीरीज लाइंस एक्सप्लेन नहीं हो रही, प्लस उससे स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं हो रही। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर ये सब नहीं हो रहा था एक्सप्लेन, तो एटम के स्ट्रक्चर को बेहतर समझने के लिए नेक्स्ट क्या किया गया। तो व्हाट वाज नेक्स्ट डन वाज बाय नील्स बोर। ओके, सो नील्स बोर वाज वर्किंग विद रदरफोर्ड, तो वो रदरफोर्ड को असिस्ट कर रहे थे कुछ समय तक, और देन ही सेड दैट यू नो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो गलत नहीं। रदरफोर्ड का मॉडल अपने आप में ठीक है, वो एक अच्छा मॉडल है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और वो इंप्रूवमेंट हमें क्लासिकल फिजिक्स से नहीं आएगा। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो चीज को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सो व्हाट डू वी नीड, वी नीड द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो क्वांटम फिजिक्स उस समय डेवलप हो रही थी, एकदम नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि लेट मी यूज क्वांटम फिजिक्स टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एन एटम। सो उसने उसके क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल्स को यूज किया, जिसका यूज ऑलरेडी आइंस्टीन कर चुका था उससे। ठीक है, सो हम ये देख ही चुके हैं कि हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल्स, जिसको कि हम क्लासिकल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो already there was a proof point कि things can be explained better using quantum principles. तो बोहर ने क्या किया, नील्स बोहर ने 3 postulates दिए ओवर एंड अबव द रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला इशू क्या था, पहला इशू हमारा ये था कि अगर ये न्यूक्लियस है और ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करता जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। और वो एनर्जी क्यों लूज करेगा, बिकॉज इट विल बी एमिटिंग ईएम वेव्स एज पर द मैक्सवेल्स इक्वेशंस, एज पर द क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो
क्या बोला रदरफोर्ड ने? उसने कहा कि ऐसा होता ही नहीं, ये ईएम वेव्स एमिट करता ही नहीं। अगर ये ईएम वेव्स एमिट क्यों नहीं करता, क्यों क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है? तो उसने ये कहा क्योंकि ये जो ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, ये एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, और इस स्टेबल होता है, इसमें इसकी एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है, उसकी एनर्जी फिक्स हो जाती है उसमें आने के बाद। ठीक है, इसीलिए इस तरह के ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। बिकॉज स्टेशनरी नॉट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग, यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ नहीं है, यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब ये है कि वो जो है एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला पोस्टुलेट था कि द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनी एनर्जी व्हेन इट इज इन अ स्टेबल ऑर्बिट और व्हेन इट इज इन अ स्टेशनरी स्टेट। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट। अब हम देखते हैं दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट उनका है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, we know what angular momentum is, right? Angular momentum क्या होता है? mvr। ओके, आपने सॉलिड स्टेट सॉलिड बॉडीज का जो फिजिक्स है इन 11th उसमें पढ़ा है, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अगर ये जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ये केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकता है, ये हर कोई वैल्यू नहीं ले सकता। तो ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है? उन्होंने कहा कि ये केवल ये वो ही वैल्यूज ले सकता है जिसकी की वैल्यू n इंटू h बाय 2 पाई। ओके, इस चीज को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल l इज इक्वल टू n h बार। हमने h बार के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो, कि h बार क्या होता है? रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू h बाय 2 पाई होती है। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, अगर आप h बार नहीं लिखना है तो आप इसको पूरी फॉर्म में लिख सकते हैं, nh बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये n जो है ये एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट का जिसमें l इसके इक्वल हो, वो उस n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली देयर आर मल्टीपल क्वांटम नंबर्स जो उस समय ऑब्वियसली नॉट नोन नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए ये उन क्वांटम नंबर्स में से एक है और इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम। अब तीसरा पोस्टुलेट समझते हैं कि तीसरा पोस्टुलेट क्या है, कि ईएम रेडिएशंस फिर कब होते हैं? ये हम जानते हैं कि ईएम रेडिएशंस होते हैं। अब बोहर ने तो क्या बोल दिया कि ये स्टेशनरी होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये एमिशन करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन कभी भी। तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन आखिर होते कैसे हैं? इस चीज को समझाता है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या बताता है हमको, कि एमिशन तब तक नहीं होगा जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, लेकिन यदि इसको कोई एनर्जी दे इस इलेक्ट्रॉन को जिससे वो एक हायर ऑर्बिट पे चला जाए, तो जब वो उस ऑर्बिट से नीचे आएगा वापस, तब जो इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को h न्यू मानकर न्यू एनर्जी की फोटोन एमिट हो जाएगी। तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस E है, तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी h न्यू इज इक्वल टू E होगी। ओके, ये चीज जो है किसने ये थर्ड पोस्टुलेट बताता है। तो केवल ये तीन पोस्टुलेट्स हैं, ये तीनों पोस्टुलेट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
बोहर के तीनों पोस्टुलेट्स। ओके, तो अब जो है इन पोस्टुलेट्स को यूज करके we will try to find the radius of an atom. We will also try to find the velocity of the electron in each of those orbits. ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। पहला तो वो है जो हमें रदरफोर्ड पहले ही बता चुके हैं, राइट? क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into E square by Rn square is equal to mvn square by R। ठीक है, इसका क्या मतलब है? द कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये रदरफोर्ड के मॉडल से ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने एक सबस्क्रिप्ट n दिखा दिया है। यहाँ पे वो किस लिए दिखाया है? क्योंकि हम मल्टीपल ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट में, चाहे किसी भी ऑर्बिट में हो, ये सच होना तो जरूरी है। ठीक है ना, ये हमें रदरफोर्ड मॉडल से पता है। अब उसके ऊपर बोहर ने अपना सेकंड पोस्टुलेट दे दिया which says mvnrn which is the angular momentum is equal to nh by 2 pi। राइट, अब इसमें बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं, केवल क्या चीजें हमारे पास वेरिएबल्स हैं? वीएन और आरएन, यही दो वेरिएबल्स हैं और दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं। वी कैन एलिमिनेट them to express them only in terms of constants। okay, so let's do that exercise। so एक तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू? वी नीड टू यहां से हम Rn की वैल्यू Vn की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। Rn इज इक्वल टू nh by 2 pi 1 by, ये हमें Rn मिल गया। अब इस Rn को वी कैन पुट इट इन 1, सब्स्टिट्यूट इन 1। तो यहाँ पे अब हम Rn डाल देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय NH 2 पाई MV is equal to MV। right? So this Vn we can cancel, we can also cancel the M, right? And we can cancel the pi to, fair enough। So Vn is equal to E square by 2 epsilon naught 1 by n columns, right? So what do we have here? We have, let me write it neatly, E square by 2 epsilon naught h। Okay, so this is the expression for Vn. All of these are constants. We can find the value of Vn for a given atom. Okay, now this you also can see from here that Vn is proportional to 1 by n, right? This is also an important result you have to remember,
Okay, now let's try to find the value of Rn. How will we find the value of Rn? Right? How will we find the value of Rn? हम यहाँ पे Vn की वैल्यू डाल सकते हैं और Rn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, right? So let's do that. So Rn is equal to NH2 pi one, so which is equal to 1, and now the value of which is square and now let's put it into a simple form, and square h square epsilon naught pi. Okay, so this is the value of R. Okay, so this derivation you should know. अब जो हमारा जस्ट सेकंड, ये Rn की एक बार वैल्यू जो आई है हमारी, इसमें अगर हम n is equal to 1 डालते हैं, यानी द फर्स्ट ऑर्बिट, okay, so we will get Rn is equal to h square epsilon naught pi n square. Okay, this radius, the radius for orbit 1 of hydrogen atom, is also known as Bohr's radius and sometimes denoted by A0. Okay, now the exercise that we did for the Rutherford model, let's do that also and calculate the energy, okay, in each of the stationary orbits, because the important part of Bohr's model is कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, राइट? तो इसलिए हर एक ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करना एक मीनिंगफुल चीज है। तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? Pe plus Ke. Okay, and we remember that it was equal to half of the Pe, which was 4 pi epsilon naught E square by, right? This was the expression for with the minus sign, okay, for the energy. Now what can we do? We can replace the value of Rn into this, okay, and we will get and in place of Rn we will write h square epsilon naught pi n. Okay, which is equal to
minus m e raised to the power 4 by 8 epsilon naught square h square. Right. So energy is equal to minus 1 by n square m e raised to the power 4 by 8 epsilon naught square h square. This is an expression that you should remember. Okay. If we put all the values here, okay, we will get this. Okay. This is the standard result. We have to remember it with the value. Minus 13.6 electron volts by n square. Okay, this is for hydrogen. For hydrogen atom. Okay, a large number of questions will be for the hydrogen atom, and there we can use this value minus 13.6 electron volt by n square as the energy of the nth orbit directly. वहां पे हमें कुछ और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, हम इसको डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, तो ये अपने आप में याद रखने के लिए. ओके. सो अब जो ये हमने कैलकुलेशन किए बोहर के पोस्टुलेट्स के बेसिस पर, ठीक है, इनके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको कि हम एक बार हमें थियोरेटिकली समझना है. राइट. तो पहला ये है कि हमने ये मान लिया कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है. राइट. इसीलिए तो हम mv स्क्वायर बाय आर की सेंट्रीपिटल फोर्स मान के हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम इसको सर्कुलर मान रहे हैं ऑर्बिट. जबकि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होता है उसमें वी ऑलरेडी नो फ्रॉम केपलर्स लॉ कि द it need not be circular, it can even be elliptical with the the central body at one of the foci. ठीक है. तो ये जो है ये हमारा एक नोन रिजल्ट है, और ये जो चीज है ये बाद में आर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने he did his calculations and he was able to prove that even if we assume it to be elliptical, okay, then the Bohr's calculation is still hold true. We don't have to worry about whether it is circular or elliptical. दोनों तरीके से ही results हमारे same आते हैं. ठीक है. Those calculations are outside the scope of our course. We only need to know कि it is also true for elliptical. We will not be solving those problems. हम हमेशा circular मान के ही करेंगे. ठीक है. फिर जो एक और लिमिटेशन है इस मॉडल की वो ये है कि ये केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही मॉडल ये एप्लीकेबल है. ओके. ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम्स. हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है जिसमें बस एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एज एन एटम तो केवल हाइड्रोजन में होता है, लेकिन हम ऐसे आयंस बना सकते हैं जिनमें कि सिंगल एटम हो, जैसे हीलियम प्लस, यानी हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो जो आयन बचा उसके लिए भी हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं. ऑल्दो हमारे कैलकुलेशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज ई नहीं रहेगा. In case of hydrogen, in case of helium, the nucleus charge will become 2e. Okay, and accordingly, all the formulae will change. But the model will still remain the same. The model will not change. Okay, तो ये मॉडल में पहला लिमिटेशन ये था कि हमने सर्कुलर ऑर्बिट मान लिया, but that is all okay. Because although we assumed it that way, it works with elliptical orbits also. So that is
was a limitation at that time, no more a limitation. Okay, however, this only works for hydrogen like atoms, which is hydrogen itself, or it could be helium plus or lithium 2 plus, etc. अब जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी होता है कि अगर हमारे पास एक एटम है, उसमें ये कोई वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको उससे रिप अपार्ट कर देना, उससे दूर ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं उसको इंफिनिटी पे ले जाऊंगा, वहां पे उसकी एनर्जी हो जाएगी 0, टोटल एनर्जी, राइट। सो इसका मतलब we need to supply 13.6 electron volt of energy to this electron for it to be separated from the hydrogen atom. Okay, and hence 13.6 electron volt is the ionization energy of hydrogen. ठीक है, तो ionization energy is nothing but technically the energy of that orbit. क्योंकि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिट से उसको हटाने के लिए जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है वही तो हमको देनी है, क्योंकि हमने जो जीरो एनर्जी है वो इंफिनिटी को माना हुआ। इस वजह से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी सेम है एज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये एज अ रिजल्ट वी कैन रिमेम्बर कि किसी भी ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हम सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई एटम है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और ये हमारा एक ऑर्बिट है, इस पे वो v1 से मूव कर रहा है और इसका रेडियस r1। अगर मैं इसको एनर्जी दूं, इस इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, वो थर्मल हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, या फिर आई कैन ऑल्सो बम्बार्ड इट विथ अनदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ अदर पार्टिकल्स ऑल्सो। तो मैं जिस भी रूप में इसको ये एनर्जी दूं, तो ये एनर्जी लेकर ये एक इसके हायर ऑर्बिट पे जा सकता है। ठीक है, ये सब इसके हायर ऑर्बिट्स हैं, तो किसी भी ऑर्बिट पे वो चला गया, जरूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर जाए, वो हो सकता है 1-2 छोड़कर चला जाए, वो 10th पे चला जाए। तो जब वो अपने बेस स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से ऊपर के लेवल पे कहीं होता है, उस समय हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्साइटेड स्टेट में। हम ये भी बोल सकते हैं द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, अगर उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो एक्साइट करने का क्या मतलब हुआ एक एटम या इलेक्ट्रॉन को? उसको एक्साइट करने का मतलब ये हुआ कि उसको उसके बेस से, उसके ग्राउंड से, जहां पे वो हमेशा होता है, एक हायर एनर्जी लेवल पे भेज देना। और अगर वो यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट पे, तो यूजुअली वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा समय नहीं रह सकता, इट कैन नॉट स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग। Okay, this is unstable state for it. So what will happen is that after some time it will actually fall back to the lower level. So it will fall back to a lower level. It might fall back here, it might fall back to the even the ground level. Okay, so some level it will fall, then the energy difference between these two levels will give us a photon of the energy h। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा तो न्यू ज्यादा होगा, ये एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो न्यू कम होगा, लेकिन वो कोई वैल्यू ही ले सकता है न्यू, क्योंकि
ऑर्बिट्स भी लिमिटेड है तो लिमिटेड वैल्यू ऑफ न्यू, और इसी से हमें पता चलता है कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल सकता, बिकॉज द ऑर्बिट्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना, इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होपफुली वी कैन कम टू द end of this chapter or near the end of this chapter, then we will do some numericals। ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको अपने, जब आप क्लास में आते हैं आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, तो प्लीज डू दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑन।